नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हाजिर है हम मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर और साथ ही साथ हमारे ग्राउंड जीरो पर रहने वाले हैं संवाददाता जो बताएंगे आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट। आज जिन प्रमुख खबरों पर नजर रहने वाली है वो है दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और आज आ सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम हम सबके सामने। सस्पेंस हो जाएगा खत्म क्योंकि आज होने वाली है विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक। बताएंगे आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारियां, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में कौन है वो प्रमुख दावेदार। इसके साथ साथ बात होगी महाकुंभ की भी क्योंकि आज है 38वां दिन और 55 करोड़ श्रद्धालु जो है इस समय आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके साथ साथ खबरें होंगी खेल जगत से भी क्योंकि आज से आगाज हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। बताएंगे आपको क्या है भारत की रणनीति। इसके अलावा आपको बताएंगे मौसम का हाल भी, होंगी अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी और खेल कारोबार जगत की खबरें भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कतर के अमीर के सम्मान में दिया रात्रि भोज। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। आज सामने आ सकता है दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा। शाम को होने वाली है बीजेपी विधायक दल की बैठक। रामलीला मैदान में कल भव्य समारोह में शपथ लेगी नई सरकार। केरल के मलप्पुरम जिले में एरिकोड के पास बड़ा हादसा। फुटबॉल टूर्नामेंट से पहले आतिशबाजी में 30 से अधिक लोग झुलसे। रूस अमेरिकी वार्ता पर ट्रंप ने जताया संतोष। रूस ने यूक्रेन में नेटो सेनाओं की मौजूदगी को किया नामंजूर। जेलेंस्की का भी यूक्रेन की गैर मौजूदगी में कोई भी फैसला मानने से इनकार। और आज से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। कल दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से शुरू करेगा भारत अपना अभियान। दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब आज आप सबको मिल जाएगा। सभी 48 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे और वही दिल्ली का होने वाला है नया मुख्यमंत्री। आखिर वो कौन होगा जो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने आखिर यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का वादा झूठ किया है। हालांकि पार्टी विधायक दल की बैठक से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और जिनकी मौजूदगी में नेता का चयन होगा। हालांकि सीएम पद के लिए पिछले कुछ दिनों से जो नाम सामने आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। उसमें सबसे प्रमुख दावेदार प्रवेश वर्मा को माना जा रहा है। रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं जिनको दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि इन सबसे अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। बीजेपी भले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता रही हो, लेकिन नई सरकार के शपथ ग्रहण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की शोभा और आकर्षण में किसी की प्रकार की कमी ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारी, प्रशासन के इंतजाम हैं जारी। रामलीला मैदान तैयार, अब सीएम के नाम का है इंतजार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम स्थल पर अभी टेंट, कुर्सियां लाने और साफ सफाई का काम चल रहा है। बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है और 20 फरवरी ये रामलीला मैदान दोपहर बाद ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनने जा रहा है। दिल्ली में 26 साल बाद भाजपा जीत दर्ज करने में सफल रही है। इसे देखते हुए कार्यक्रम की शोभा और आकर्षण में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
मंगलवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेता तरुण चुग रामलीला मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। चुग ने कहा कि 20 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। दिल्ली का हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है। दिल्ली की जनता के इस ऐतिहासिक आशीर्वाद का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का रामलीला मैदान में होगा, जिसके अंदर पूरे दिल्ली के अलग अलग जगह से एसोसिएशन, समाज के लोग उसमें आने के लिए संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए नेताओं को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले भव्य गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। समारोह में अक्षय कुमार, विवेक ओबराय, हेमा मालिनी और कैलाश खेर सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे और जानी मानी हस्तियां मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। लाडली बहनों और किसानों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। लगभग 50,000 दिल्ली के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मार्केट्स एसोसिएशन के लोगों को निमंत्रण देंगे, दिल्ली के व्यापारियों को देंगे। झुग्गी बस्ती में हमारा एक अभियान चला था, झुग्गी बस्ती के लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसलिए शपथ ग्रहण को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हो रही हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ गिरीश निशाना, आइए गिरीश निशाना सबसे पहले रुक करेंगे। गिरीश, आपसे पूछना चाहेंगे कि रामलीला मैदान सजकर तैयार है, इंतजार है, अब दिल्ली वालों को उत्सुकता बढ़ती जा रही है, हलचल तेज हो गई है। इंतजार इस बात का है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए आज दिल्ली में तमाम गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति है, उसके बाद विधायक दल के नेता को चुने जाना है, उसके बाद एलजी से होने वाली है मुलाकात, इसके बाद होने वाला है कल ग्रैंड सेलिब्रेशन और धमाकेदार वापसी के बाद बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा भावना, क्योंकि 27 साल बाद भाजपा की दिल्ली के अंदर वापसी हो रही है। ऐसे में कोई कोर कसर भाजपा नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान की पहले बात करें तो दिल्ली का रामलीला मैदान भव्य रूप में सजकर तैयार हो चुका है। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। हालांकि कल पहले शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन अभी इसका समय परिवर्तन करके सुबह 11 बजे इस समय को कर दिया गया है, जिसके अंदर न केवल भाजपा के नेता मौजूद रहेंगे बल्कि एनडीए शासित मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। दिल्ली के जितने भी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों से लोग जुड़े हुए हैं उनको आमंत्रित किया गया है। तो अपने आप में भव्य आयोजन होने वाला है कल रामलीला मैदान के अंदर। लेकिन अगर दिल्ली भाजपा की बात की जाए भावना, तो दिल्ली भाजपा में तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और आज शाम को करीब 7 बजे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, क्योंकि आज शाम को करीब 6:30 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जो विधायक दिल्ली के अंदर चुनकर आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, उनको आमंत्रित किया गया है। उनकी बैठक आयोजित होगी और उसके बाद उसमें भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और भावना मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली भाजपा को भी भव्य रूप में सजाया गया है। मेरे कैमरा सहयोगी अनिकेत से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहां देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली भाजपा को सजाया गया है। इसका मुख्य द्वार को बहुत भव्य रूप में सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ तस्वीर देखी जा सकती है तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा की तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दूर दूर तक जो हैं भाजपा की जो झंडियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। आसपास का जो रंग है पूरी तरह से भगवा रंग में देखने को मिल रहा है। तो एक अलग माहौल दिल्ली भाजपा के अंदर देखने को मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है जब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बिल्कुल गिरीश, दिल्ली वालों में तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा 100 गुना उत्सुकता उन 48 नवनिर्वाचित विधायकों में होगी जो ये जानने का कयास कहीं ना कहीं लगा रहे होंगे कि उनमें से वो कौन सा विधायक होगा जो बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्या वही प्रबल दावेदार हैं या फिर कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है, या फिर वो 4 महिला विधायक भी इस बार हैं, उनमें से भी कोई नाम आ सकता है?
देखिए, ये 48 के 48 विधायक इंतजार कर रहे हैं। सभी की दिल की धड़कन बढ़ चुकी है और आज शाम को 7 बजे और ज़्यादा उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी जब भाजपा विधायक दल के नेता को चुना जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर कौन मुख्यमंत्री होगा। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोई महिला मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है। इसके अलावा कई और भी दिल्ली के अंदर जो दावेदार हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि अगर देखी जाए तो मुस्तफाबाद से लगातार कई बार जीत चुके हैं, मोहन सिंह बिष्ट हैं, विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से कई बार जीत चुके हैं। इसी तरह से सतीश उपाध्याय के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है, जो दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर जो जीत कर आए हैं, जिन्होंने केजरीवाल को हराया है, प्रवेश वर्मा, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन ये चर्चा तब सामने क्लियर हो जाएगी जब भाजपा विधायक दल के नेता को चुना जाएगा और शाम को ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। बिल्कुल। धीरज भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज का रुख करेंगे। धीरज, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम तो आज शाम को तय हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कई और मंत्री भी हैं जो शपथ लेंगे। ऐसे में 7 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं जो दिल्ली के मंत्रियों के तौर पर शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से किस तरीके की खबरें आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो राज तिलक की जो तैयारी है वो रामलीला ग्राउंड में हो रही है। और जैसा कि आपने पूछा कि जो कौन बन सकता है मुख्यमंत्री और किसके नाम आ सकते हैं मंत्रियों के तौर पे, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया में 10 दिनों से ये खबर चल रही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या महिला मुख्यमंत्री होगा, क्या जाट कोई मुख्यमंत्री होगा, या कोई वैश्य समाज का मुख्यमंत्री होगा, या कोई ऐसा चेहरा होगा जो कि पूर्वांचल को साधने में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से मजबूती देगा। तो ये तमाम कयास जो है वो जारी हैं। और जो प्रमुख सवाल ये है कि अगर महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को चुनना है तो महिला मुख्यमंत्री में कौन ऐसा चेहरा होगा जो कि दिल्ली की जो सियासत में फिट बैठे, चाहे दिल्ली की साफ सफाई का मसला हो, यमुना की सफाई का मसला हो, झुग्गी झोपड़ी का मसला हो, प्रदूषण का मसला हो, या स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनका मसला हो, इनको साध सके। तो रेखा गुप्ता का नाम उसमें सबसे आगे चल रहा है। शिखा राय का भी नाम है, वो भी सौरभ भारद्वाज को हराई हैं, तो वो भी एक बड़ा चेहरा मानी जा रही हैं। लेकिन अगर दूसरे कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो दूसरे कैंडिडेट में जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम शुरू से चल रहा था, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया था। इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट हैं, उनका भी नाम जारी है। हालांकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि मोहन सिंह बिष्ट अगले जो है विधानसभा के जो स्पीकर है वो चुने जा सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता एक पुराना चेहरा है दिल्ली का। विजेंद्र गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली की सियासत में लगभग 25 साल से जमे हुए हैं। 3 बार के वो पार्षद रहे हैं और इस बार तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है। और जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2015 के जो चुनाव हुए थे उसमें दिल्ली को जब 3 सीटें मिली थी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को, तो उसमें से एक नाम विजेंद्र गुप्ता का भी था। तो वो भी कद्दावर चेहरे हैं, पार्टी उनके ऊपर भी दांव खेल सकती है। और इसके अलावा भी बहुत बड़े चेहरे हैं जो कह सकते हैं कि जैसे कि अजय महावर हैं। अजय महावर भी कई बार के विधायक रह चुके हैं, उनका भी नाम पार्टी में जोरों शोरों से चल रहा है। और जो दिल्ली लुटियंस अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सियासत में एक तरीके से सतीश उपाध्याय का भी जो नाम है वो आगे चल रहा है, क्योंकि सतीश उपाध्याय यहाँ एनडीएमसी के चेयरमैन भी रहे हैं और दिल्ली की सियासत में एक तरीके से रचे बसे हैं। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो आगरा के निवासी हैं। तो एक तरीके से एबीवीपी से एबीवीपी से ही उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद एनडीएमसी के पद पर रहे और दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर सतीश उपाध्याय भी रह रहे हैं। तो सतीश उपाध्याय का भी जो नाम है वो नाम काफी चर्चा में है, सुर्खियों में है। हालांकि अभी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये कयास ही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक तरीके से अगर हम पंजाब के लोगों की बात करें, क्योंकि जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो 23% जो वोटर हैं दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में, वो 23% वोटर पंजाबी वोटर हैं। तो आशीष सूद का भी नाम चल रहा है कि आशीष सूद को भी दिल्ली हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए या कोई मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। और उसके अलावा भी चेहरे हैं, कांग्रेस से आए हैं अरविंदर सिंह लवली के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है, क्योंकि लवली कांग्रेस छोड़कर और कांग्रेस के लवली
कद्दावर नेता बने जाते थे, तो लवली का भी नाम है। तो ये अभी सियासी कयास है। हालांकि आज शाम को विधायक दल की बैठक होने वाली है और बैठक के बाद आज जरूर लगता है कि दिल्ली का कौन होगा, किसका होगा दिल्ली में राज तिलक, इस बात से पर्दा उठ जाएगा। बिल्कुल धीरज, जिसके साथ साथ पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति होनी है, उसके बाद विधायक दल के नेता का चयन होना है। ऐसे में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का क्या कार्यक्रम है, कितने बजे पर्यवेक्षकों का नाम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा? देखिए, पर्यवेक्षकों से चल रही है कि पर्यवेक्षक का गठन किया जाएगा, पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे और पर्यवेक्षक ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। बीजेपी इस मामले में अक्सर चौंकाती है। हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ कि देवेंद्र फडणवीस लगभग 8 से 10 दिनों के बाद मुख्यमंत्री बने और इसके बीच कयासों का बाजार चलता रहा। लोग ऐसा कहते रहे कि जो शिंदे नाराज चल रहे हैं, पार्टी के दूसरे नेता नाराज चल रहे हैं, इसलिए चुनौती है कि मुख्यमंत्री किसको चुना जाए। उसी तरीके से दिल्ली की भी स्थिति है और एक तरीके से बीजेपी इस मामले में सस्पेंस भी रखती है और आखिरी समय तक वो अपना पत्ता खोलती नहीं है कि आखिरकार जो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो 3 जो बड़े नेता हैं, परवीन, ये जो तावड़े साहब हैं, तावड़े साहब को भी भारतीय जनता पार्टी आज पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है या हो सकता है तरुण चुग को ये जिम्मेदारी दे। तो आज का जो दिन है वो दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 32 साल के बाद दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली मिली है। साल 1993 में 6 नवंबर वो तारीख थी जब दिल्ली में पहली विधानसभा की चुनाव हुई थी और 2 दिसंबर 1993 को दिल्ली में पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी और पहली भाजपा की सरकार में जो मदन लाल खुराना पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो 32 साल इन ऐतिहासिक घटनाओं के 32 साल बीत चुके हैं और 32 साल के बाद आज एक बार फिर दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, ये अलग है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देख ले तो तब 1993 में 1993 में भारतीय जनता पार्टी को 69 में से 49 सीटें मिली थी, तब दिल्ली विधानसभा का पुनर्गठन हुआ था और इस बार 32 साल के बाद 48 सीटें। तो लग सकता है कि करीब करीब वैसा ही संयोग दिल्ली में दिख रहा है। हालांकि पिछली बार का जो था संयोग था कि 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी तब उनको 3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। तो इस तरह के कयास तो हम नहीं कर सकते हैं कि क्या आगे भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा, लेकिन कमोबेश स्थिति 1993 की जैसी है। तब भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि जो राम आंदोलन जो था, राम मंदिर का जो आंदोलन था, राम आंदोलन के जो आंदोलन की लहर में एक तरीके से दिल्ली की जनता ने भरपूर जो वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार बनी थी। और अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति है कि दिल्ली की जनता एक तरीके से विकास के नाम पर वोट दिया है, चाहे यमुना का विकास हो, उसकी सफाई हो, चाहे दिल्ली में कूड़े का ढेर हो, चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था हो, तंग सड़कें दिल्ली के हो और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल है उसको ठीक करने की बात हो, दिल्ली की जनता की आम समस्याओं को ठीक करने की बात हो। बिल्कुल धीरज, तो कहीं ना कहीं 3 दशकों के करीब के बाद वापसी हो रही है भाजपा की और ऐसे में अगले 5 सालों का रोड मैप भाजपा ने इस समय तैयार कर रखा है। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नए मुख्यमंत्री के नाम की हो जाएगी घोषणा। ऐसे में हमारे साथ गिरीश भी जुड़े हुए हैं। गिरीश, शपथ ग्रहण समारोह में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए भाजपा भव्य तैयारियां कर रही है और रामलीला मैदान जो है वो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। ऐसे में कल जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसको दिखाने के लिए भाजपा अपने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा, क्योंकि 27 साल का एक तरह से कहें दिल्ली के अंदर बनवास काटकर दिल्ली भाजपा दिल्ली सरकार में काबिज होने जा रही है और कल का दिन बहुत मायने रखता है दिल्ली भाजपा के लिए, क्योंकि 27 साल बाद जो है उनके जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं 7 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और उसके लिए दिल्ली भाजपा ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। हालांकि कल इसकी तैयारियों को लेकर किन किन लोगों को आमंत्रित दिल्ली भाजपा ने किया है, इसकी जानकारी देने के लिए खास तौर पर जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, तरुण चुग हैं और विनोद तावड़े हैं, वो कल जाकर कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से जाकर उन्होंने कल शाम को मुलाकात भी की थी और बताया था कि किन किन लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है ताकि उस तरह से व्यवस्था भी की जा सके। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस
शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, आसपास के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अपने आप में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ये शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा दिल्ली भाजपा के लिए। भावना, बिल्कुल, तो गिरीश, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है कल शपथ ग्रहण समारोह में। ऐसे में गिरीश, कितने मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण दिया गया है, कितने लोगों की वहां बैठने की व्यवस्था की गई है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं आमंत्रित है इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए? देखिए, अगर मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो एनडीए शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। तो कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा जो है क्योंकि झुग्गी झोंपड़ियों पर खास तौर पर फोकस रहा है दिल्ली भाजपा का, तो ऐसे में जो झुग्गी झोंपड़ियों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित किया गया है। तो करीब 30,000 लोगों को इस बार रामलीला मैदान में बुलाया गया है, और रामलीला मैदान अपने आप में ऐतिहासिक जगह है, जहां ये कह सकते हैं जहां से अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन शुरू किया था, एक राजनीति को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और एक बार फिर दिल्ली भाजपा को दिल्ली की जनता ने अपना नेतृत्व सौंपा है, और देखना यह होगा कि किस रफ्तार से, अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर हो जाएगी, हालांकि अभी से उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर उसका नमूना यमुना नदी में जिस तरीके से सफाई का काम शुरू हो गया है गिरीश, उसी से ही देखने को मिल रहा है कि अभी नए मुख्यमंत्री का नाम घोषणा भी नहीं हुई। ऐसे में भाजपा सरकार काम करना जो है शुरू हो गए, जो वायदे उसने किए थे। गिरीश और धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो आज पता चल जाएगा कि दिल्ली के राज पर किसका होने वाला है राज तिलक, और दिल्ली का कौन होने वाला है मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं नया सवेरा में। दिल्ली में सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई भी शुरू हो चुकी है, और इससे लोग काफी उत्साहित भी हैं। क्या है दिल्ली में लोगों की प्रतिक्रिया, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। यमुना नदी में लगातार सफाई चल रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, यमुना में सफाई चालू हो गई है? यमुना हमेशा के लिए अगर ऐसे सफाई रहे तो हमारा लिए भी अच्छा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते। हम यमुना मैया को हम माँ कहते, तो माँ का पवित्र बजाय रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रण किया कि मोदी की गारंटी है, परिवर्तन रैली में उन्होंने एक प्रण लिया कि ये मोदी की गारंटी है, जो हृदय है, पूरे भारत का हृदय है दिल्ली, उस दिल्ली के लिए मुझे कुछ करना है। तो सबसे पहले अभी हमारा सीएम भी नियुक्त नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले काम स्टार्ट हो गया, 3 दिन हो गए। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे, जो इंटरनेशनल लेवल की मशीनें हैं, और नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं इस समय। जो यमुना जी की साफ़ सफाई हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से अभी प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लग रहा है जैसे अगला छठ का जो भी पर्व आएगा तो यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई हो जाएगी, जिससे यहाँ का रोज़गार भी बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ सफाई होगी तो जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, उत्तर प्रदेश या हरिद्वार जाते हैं नहाने, वो यहीं पर नहाने आएंगे। केवल बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। मोदी जी का संकल्प था चुनाव से पहले, और उन्होंने 5 तारीख को प्रयागराज में जब डुबकी लगाई, उन्होंने वहाँ ये प्रण दिखा दिया दिल्ली की जनता को कि जिस प्रकार से मैं यहाँ डुबकी लगा रहा हूँ ना प्रयागराज में, उसी प्रकार से आपको भी डुबकी लगवाऊंगा यमुना जी में अगले 5 वर्ष में। तो ये साफ सफाई है कि किस तरह से लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, ये दिल्ली की जनता का कहना है। कैमरामैन राधे किशन तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत और कतर के बीच क्या हुए हैं वो समझौते जिन पर आपको गौर फरमाने की जरूरत है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me.
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए, आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के लिए एक औपचारिक भोज आयोजित किया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत पर संतोष जताया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि कतर के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं। मुर्मू ने कतर में रहने वाले भारतीयों की अच्छी देखभाल करने के लिए कतर के अमीर और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के लोग सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और परंपराओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले वर्ष लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार का हवाला देते हुए कहा कि कतर के भारत में बढ़ते निवेश से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और कतर के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भोज में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की नई दिल्ली में हुई मुलाकात में कल बड़े फैसले हुए हैं। जिन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ उनमें द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर समझौता, दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौता, साथ ही वित्तीय और आर्थिक सहयोग से जुड़ा सहमति पत्र और खेल और युवा मामले और दस्तावेज एवं अभिलेखागार क्षेत्रों में सहयोग से जुड़ी सहमति पत्रों के साथ साथ इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच सहयोग और CII और कतर व्यापार महासंघ के बीच सहयोग से जुड़े सहमति पत्र शामिल हैं। दोनों देशों ने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संभावना तलाशने पर सहमत हुए। तो जो भारत कतर की दोस्ती है उसको कल एक नया आयाम मिला है। कई समझौते पत्र हैं उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें खेल एवं युवा मामले और दस्तावेज एवं अभिलेखागार क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है। इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच सहयोग समझौता हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि CII और कतर व्यापार महासंघ के बीच सहयोग से जुड़े सहमति पत्र की स्पष्ट रूप से निंदा की है और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से इस खतरे से निपटने में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देश मनी लॉन्ड्रिंग, नशीली दवाओं की तस्करी और साइबर अपराध और
अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहयोग पर भी सहमत हुए। आतंकवाद, कट्टरपंथ और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में साइबर स्पेस के उपयोग की रोकथाम पर भी सहमति बनी। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया संकट पर विचारों का आदान प्रदान किया और संवाद और कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर भी बल दिया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके परिवार के सदस्यों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सुनक के साथ हुई मुलाकात को सार्थक बताया और कहा कि बैठक के दौरान हमारे बीच कई विषयों पर बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। पीएम ने कहा कि सुनक भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं और वे दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के पक्षधर भी हैं। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मुलाकात की। वो और उनका पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और ये तस्वीरें जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत दौरे पर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सपरिवार संसद भवन का भी दौरा किया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सुनक और उनके परिवार का स्वागत किया। इस दौरान उनकी सास और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी मौजूद रहीं। सुनक परिवार ने संसद भवन परिसर की वास्तुकला की भव्यता की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने गैलरी, चेंबर, संविधान हॉल और संविधान सदन जैसे प्रमुख स्थलों का दौरा किया। तो इस संसद भवन की तस्वीरें जहां ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ वहां आए, जहां लोकसभा महासचिव ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ उन्होंने संसद भवन की वास्तुकला को भी देखा और सराहा। देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पदभार संभालने जा रहे हैं। वो राजीव कुमार की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के बाद जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद फैसलों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त बने थे। 26 जनवरी 2029 तक बतौर सीईसी अपने कार्यकाल में वो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की देखरेख करेंगे। 2027 में होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के दौरान भी आयोग का नेतृत्व उन्हीं के पास होगा। तो नए सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। जनवरी 2024 में उन्होंने सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में वे सेवानिवृत्त हुए हैं और साथ ही अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद कई ऐसे फैसलों के क्रियान्वयन में ज्ञानेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्त चुने गए और 26 जनवरी 2029 तक उनका कार्यकाल रहने वाला है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और अगले साल भी कई महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव राज्यों में होने वाले हैं। बढ़ते आगे, केरल के मलप्पुरम जिले में एरिकोड के 7A साइड फुटबॉल के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। खचाखच भरे स्टेडियम में मैच शुरू होने से ठीक पहले अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जब अचानक से पटाखे जलने लगे। पटाखों के मिसफायर होने के कारण स्टेडियम के अंदर भगदड़ की स्थिति मच गई थी, जिसके कारण मैच देखने आए 30 से अधिक लोग घायल हो गए। मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में आतिशबाजी की जानी थी। जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, पटाखे बेतरतीब तरीके से स्टेडियम में इधर उधर फैल गए। अचानक से हुई इस घटना के कारण मैच देखने आए दर्शकों के समझ में कुछ नहीं आया। यह तब और ज्यादा भयावह हो गया जब पटाखे दर्शकों के बीच जलकर उनके आसपास फैलने लगे। नतीजा ये हुआ कि कई फैंस बुरी तरह से झुलस गए। ऐसे में आनन फानन में घायल दर्शकों को पास ही के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब दिव्य भव्य महाकुंभ की।
सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व। जी हाँ, महाकुंभ का आज है 38वां दिन और हर दिन पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है और कल शाम तक ही करीब 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया है। ऐसे में महाकुंभ में हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और हर रोज कई पुराने रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। अब तक आपको बता दें कि 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के संपदन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक और साथ ही अब तक 55.56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों और श्रद्धालुओं को अभिनंदन। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरती पर भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसमें विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 144 वर्ष बाद लगने वाले इस महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालु जल, पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक संदेश भी लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जल कलश पहल महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत की आध्यात्मिकता, एकात्मता, समता और समरसता का जीवंत प्रतीक बन चुका महाकुंभ एक नया इतिहास भी रच रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि जिस प्रकार से हिंदू जागा है और जिस उत्साह से वह इस भव्य महाकुंभ में आ रहा है, इससे सीएम ममता बनर्जी बेचैन है। सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती है। ममता दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। तो ममता बनर्जी के इस बयान पर महाकुंभ पर छिड़ चुकी है सियासी महाभारत। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान की पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लोगों से राजनीति से ऊपर उठकर ममता बनर्जी के इन अपशब्दों का जोरदार विरोध करने की अपील की। ममता बनर्जी बंगाल के मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए। अब स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दल दान करिए। अब सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। और आइए अब बात करते हैं वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम के 200 सदस्य समूह ने प्रयागराज और काशी होते हुए अयोध्या की यात्रा की।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनका स्वागत किया और राम मंदिर की भव्यता से परिचित कराया। समूह के सदस्य मंदिर की रचनाओं को देखकर अभिभूत हो गए। We feel very great. We are coming from Tamil Nadu for Kashi Tamil Sangamam. My gratitude to Modi ji and Yogi ji. मुख्यमंत्री सबका सभी का हमारा अनुरोध है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। कोने पे जो हिंदुस्तान का जो लोग हैं वो सभी एक साथ आने के लिए, एक साथ होने के लिए ये एक सुविधा है और सभी एक अंग है। महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर पूरे राज्य में पूरे उत्साह के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी किले में भी एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर नागपुर में लोगों ने सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा। विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत की समृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज का महत्वपूर्ण योगदान है और इन उद्यमों को भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय आर्थिक, तकनीकी और मार्केट लिंकेज जैसी सहायता प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मंत्रालय के पास आपके व्यवसाय को बढ़ाने, नई मशीन और तकनीकी तथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएम विश्वकर्मा, पीएमईजीपी जैसे अनेक योजनाएं हैं। अपने सपने को साकार करने और एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज ही उद्यम पंजीकरण करें, जो कि सरल और बिल्कुल मुफ्त है। हर एमएसएमई बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो कौन से विभिन्न क्षेत्रों की वो खबरें हैं जिसे अखबारों में आज प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है? सुप्रभात भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं एक अच्छी और सकारात्मक खबर के साथ। जी हां, टेस्ला ने भारत में भर्ती शुरू की है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एलन मस्क से मुलाकात की थी और उसके ही प्रतिफल के रूप में आज एक खबर हमें देखने को मिली है इस बातचीत के बाद कि
टेस्ला ने भारत में अपनी भर्ती शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर आज के पहले पेज पर पंजाब केसरी अखबार ने प्रकाशित की है। अगली खबर दैनिक जागरण अखबार और अन्य प्रमुख अखबारों ने भी आज पहले पेज पर, उसके अलावा अन्य पेज पर भी प्रकाशित की है, क्योंकि महत्वपूर्ण खबर है। सभी को इस बात का इंतजार है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। तो दिल्ली को आज मिलेगा नया सीएम, ये खबर भी आज विभिन्न अखबारों में प्रकाशित की गई है। जनसत्ता अखबार की बात करते हैं। पहले पेज पर आज ये खबर प्रकाशित है और लिखा गया है कि राष्ट्रपति ने धन शोधन मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, जिसमें बताया गया है कि गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। एक और खबर की बात करते हैं जो आज सभी प्रमुख अखबारों में हमें देखने को मिली है। रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हुए भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंध। दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को दोगुना कर $28 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और क्या कुछ समझौते हुए हैं, उसके साथ आज ये खबर देखने को मिली है। एक और खबर का रुख करते हैं। नवभारत टाइम्स अखबार ने इस खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया। अन्य अखबारों में भी आज हमें ये खबर देखने को मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि इनके दिमाग में बहुत गंदगी है। यूट्यूबर के लिए कोर्ट का कमेंट। आपको याद होगा कि रणवीर की गिरफ्तारी को लेकर के राहत तो मिली है, लेकिन शो करने पर पाबंदी, यानी कि सशर्त उनको राहत मिलती हुई नजर आई है। तो तमाम क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके साथ आज इस खबर को लिया गया है। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि खुलासा कॉलम के साथ आज प्रकाशित की गई है और जो बताती है कि जलवायु परिवर्तन से देश में 8 गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं आपदा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन इस विषय पर आयोजित सम्मेलन में आई फॉरेस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर यह बताया है कि जलवायु परिवर्तन से देश में किस तरह से आपदाएं बढ़ गई हैं। तमाम आंकड़ों के साथ आज इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो अखबारों ने इन खबरों को हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। तो सकारात्मक से लेकर राजनीति से लेकर अलग अलग क्षेत्रों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संध्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खेल से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत आज से होने जा रही है। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। भारत अपने अभियान की शुरुआत कल यानी कि 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा, जबकि भारतीय टीम 23 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। और हमारी संवाददाता सुचित्रा इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। सुचित्रा, आपसे पूछना चाहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत आज से हो रही है, आगाज आज से हो रहा है, भारत किस रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल भावना, अगर देखें तो भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगी और जो दुबई की पिच है वो थोड़ी स्लो पिच के रूप में जानी जाती है। तो जो भारत के स्पिनर्स हैं उनकी भूमिका अहम रहने वाली है इस टूर्नामेंट में। और भारत के लिए जो एक बड़ा झटका है वो रहेगा कि जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में भारत ने जो भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की हैं, जो भी सीरीज जीती हैं, जो भी टूर्नामेंट जीते हैं, उसमें जसप्रीत बुमराह ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। तो जसप्रीत बुमराह की कमी को किस तरह पूरा करते हैं बाकी के गेंदबाज और किस तरह से जसप्रीत बुमराह के बिना जीतना सीखती है भारतीय टीम, वो इस टूर्नामेंट में हमें देखना होगा। लेकिन भारत के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि जसप्रीत बुमराह की कमी गेंदबाजी में तो नहीं, लेकिन हाँ रन बनाकर ज़रूर पूरी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के विश्व प्रसिद्ध बल्लेबाजों पर दारोमदार रहेगा भारत को इस चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता बनाने का। प्लेइंग 11 की बात की जाए सुचित्रा, तो किस तरीके से दिख रहा है भारत का ऑर्डर? जी बिल्कुल, अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ बदलाव जाहिर तौर पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो भारत के युवा बल्लेबाज हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली है और वो सामने आए हैं। जो पुराने जो दिग्गज हैं उन्हें उन्होंने कहीं ना कहीं एक आशा दिलाई है कि उनके जाने के बाद भी जो भारतीय क्रिकेट है वो सुरक्षित हाथों में रहेगा। जिस तरह से हमने T20 में देखा कि T20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली ने जब ऐलान कर दिया था कि अब वो T20 क्रिकेट नहीं
नहीं खेलेंगे, वहाँ पर T20 में नए सितारे निकल कर आए हैं। उसी तरह से अब वनडे क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं ज़रूरत बन गई है कि जो नए युवा बल्लेबाज हैं वो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें, और ऋषभ पंत पर सबकी नज़र रहने वाली है, क्योंकि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से शफल किया जाता है, और ऋषभ पंत ने अलग अलग जगहों पर खेलकर अपनी जो भूमिका है उसे उन्होंने हमेशा ही जस्टिफाई भी किया है, किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं। और गेंदबाजों में जैसा कि हमने कहा कि जो दुबई की पिच है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। कल भारतीय टीम का पहला मैच होगा बांग्लादेश के खिलाफ, और हम जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है वो भी स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। तो बांग्लादेश की टीम की कमज़ोरी और ताकत को देखते हुए प्लेइंग 11 का जो है चुनाव किया जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी जो आज से शुरू हो रही है, आज जो पहला मुकाबला है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पाकिस्तान में। और ये जो पूरी प्रतियोगिता है, हम कहें कि सबकी नज़र जब आकर टिक गई थी कि भारत ने एक समय कह दिया था कि पाकिस्तान नहीं खेलने के लिए जाएगी भारतीय टीम, और हम जानते हैं कि भारतीय टीम की जो लोकप्रियता है, जो क्रिकेट फैंस में भारतीय टीम की पॉपुलैरिटी है, वही आईसीसी के हर टूर्नामेंट का हाईलाइट रहती है, वही आईसीसी टूर्नामेंट के रेवेन्यू सेल्स को ड्राइव करती है। तो इसीलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि भारतीय टीम के जो मुकाबले हैं वो दुबई में आयोजित किए जाएं। तो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर नजर रहेगी। पाकिस्तान से शुरू होने वाला है भारत का अभियान। देखना होगा कि भारत किस रणनीति के साथ आगे चलता है, और भारत पिछले अगर कुछ मैचों की बात की तो स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ देश नजर आ रहा है। ऐसे में सुचित्रा, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं नए सवेर में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने गुवाहाटी में होने वाले 2 दिवसीय मेगा बिजनेस समिट के बारे में गृह मंत्री को बताया और इसे सफल बनाने के लिए उनसे मार्गदर्शन भी मांगा। असम के मुख्यमंत्री ने बिजनेस समिट के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद के लिए असम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया। गृह मंत्री ने शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए शर्मा के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह मेगा इवेंट न केवल भारी निवेश लाएगा बल्कि असम को भारत के विकास इंजन और निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में वैश्विक मानचित्र पर भी लाएगा। 2 दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को करेंगे। सम्मेलन के दौरान असम सरकार जापान और सिंगापुर के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगी। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया है। सुरक्षा परिषद में बहुपक्षवाद का अभ्यास, सुधार और वैश्विक शासन में सुधार पर हुई खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पी हरीश ने कहा कि तात्कालिक वैश्विक मुद्दों के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार कोई विकल्प नहीं बल्कि ये एक अनिवार्यता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत ने जम्मू कश्मीर पर फैलाए जा रहे पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में रूस के साथ हुई वार्ता पर संतोष जताया। ट्रंप ने कहा कि वार्ता के बाद वे अधिक आश्वस्त हैं और संभवतः इस महीने के अंत से पहले वे पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने को लेकर रूस के साथ और वार्ता करने पर सहमति बनी है। 4.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बैठक में तय किया गया है कि कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो और इसमें यूक्रेन और यूरोप के हमारे साझेदार के अलावा रूस भी शामिल है। वहीं रूस ने अपनी मांग पर जोर देते हुए कहा कि वो यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही रूस ने यूक्रेन में नाटो सेना की मौजूदगी पर भी आपत्ति जताई है। इस वार्ता में यूक्रेन शामिल नहीं हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की गैर मौजूदगी में लिया हुआ कोई भी फैसला यूक्रेन नहीं मानेगा। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अरब की यात्रा को अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दिया है। सूत्रों ने कहा है कि यह फैसला अमेरिका रूस वार्ता को वैधता देने से बचने के लिए किया गया है। यूक्रेन का कहना है कि युद्ध को समाप्त करने को लेकर यूक्रेन के पीछे बात नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की।
ई कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है और गुरुग्राम से एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के तहत अब 10 मिनट में एम्बुलेंस घर के दरवाजे पर खड़ी होगी। इससे शहर में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जल्द मिलेगी। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, AED, स्ट्रेचर, मॉनिटर, सक्शन मशीन और जरूरी दवाएं और इंजेक्शन शामिल हैं। ये सेवा किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। अगले 2 साल में कंपनी सभी प्रमुख शहरों में इसका दायरा बढ़ाएगी। कंपनी की इस पहल को न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अग्रवाल से भी प्रशंसा मिली है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO के आंकड़ों में ये बात सामने आई कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 6.4% रह गई। वित्त वर्ष 2024 की दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 6.5% थी। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र में महिलाओं में बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2024 में घटकर 8.1% रह गई, जो 1 साल पहले इसी तिमाही में 8.6% थी। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी कि CWS में श्रम बल भागीदारी दर अक्टूबर-दिसंबर में बढ़कर 50.4% हो गई, जो 1 साल पहले इसी तिमाही में 49.9% थी। आइए अब हमारा खास सेगमेंट मिजाज मौसम का रुख कर लेते हैं और जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली जुन्नार में उनकी 395वीं जयंती पर आतिशबाजी और लाइट शो की मनमोहक झलकियों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।